हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर। लास्ट क्लास में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो कंप्लीट किया था उसमें रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट देखा था। हम लोगों ने रदरफोर्ड मॉडल बोलेंगे उसको, या फिर हम लोगों ने उसको अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट बोला था, जहाँ से हम लोगों को किसका पता लगा, न्यूक्लियस के बारे में पता लगा, जिसने ये बताया कि जो एटम है, एटम के बीच में क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड चार्ज है मेरे पास। कौन सा? पॉजिटिव चार्ज। वो किसी भी सरफेस पे ऐसे फैला हुआ नहीं है, जो कि किसके द्वारा बताया गया था, थॉमसन के द्वारा। ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने देखा था इसके अंदर आइसो सीरीज, और आइसो सीरीज में हम लोगों ने 5 से 6 पॉइंट, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पॉइंट्स देखे थे। लाइक आइसो बार्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोस्टर्स क्या होते हैं, आइसोडाइफर्स क्या होते हैं। तो इन सब चीजों के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था। फिर हमने ये भी देखा था कि हाउ वी कैन कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किससे? किसी भी कोई भी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन दे रखा है और उसके अंदर तुमसे पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, तो तुम इजीली क्या कर सकते हो, उस एलिमेंट को देख के बता सकते हो। राइट। सो अब हम लोग शुरुआत करेंगे आज की क्लास में। एक सेकेंड मार कर देख रहा हूँ बेटा, सॉरी। सो आज की क्लास में हम लोग जो स्टार्ट करेंगे बेटा, वो देखेंगे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। और ये जो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज हैं, इनकी जरूरत पड़ेगी हमारे किसके अंदर, न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो अब ऐसा कह सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली आज की लास्ट मतलब क्लास के एंड तक या फिर नेक्स्ट लेक्चर तक हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल्स। राइट। जो थ्योरी वाला पार्ट होगा वो ऑलमोस्ट हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है। सो जो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज है, इनके मैं बता रहा था कितना इंपॉर्टेंस है। तो जो भी न्यूमेरिकल्स आएंगे उसके अंदर इन चीजों का यूज होगा, क्योंकि भाई ये फॉर्मूला है। तो यदि हम लोगों को किसी चीज का फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो तुम न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करोगे? बात समझ में आ रहा है? सो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। तो आज की क्लास की हमारी हेडिंग यही है, प्रॉपर्टीज ऑफ किसका, चार्ज। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में हमें सबसे पहली प्रॉपर्टी की बात करें, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है बेटा, हम लोग यदि बात करें कि दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक चार्ज पार्टिकल है मेरे पास ये ए, और एक चार्ज पार्टिकल है मेरे पास बी। इस पे जो चार्ज है उसको मैंने Q1 बोल दिया, और इसको मैंने क्या बोल दिया, Q2 बोल दिया। ये दोनों आर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। ये कितने डिस्टेंस पे रखे हैं? आर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं दो चार्ज पार्टिकल, जिनका नाम ए और बी है। तो हमें ये निकालना है कि यदि दोनों का जो नेचर है वो अलग अलग है। लाइक तुम कह सकते हो एक पॉजिटिव चार्ज और एक कैसा है मेरे पास, नेगेटिव चार्ज है। बात समझ में आ रहा है? तो मैं बात कर रहा हूं कि इनके बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा। दो डिफरेंट चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोलेंगे उसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बेटा, इसका फॉर्मूला है F इज इक्वल्स टू के इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। आर क्या है? आर ये डिस्टेंस है बिटवीन दीज टू चार्ज पार्टिकल्स। Q1 क्या है? चार्ज है इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर, और Q2 क्या है? चार्ज है इस बी चार्ज पार्टिकल के ऊपर। K क्या है? K हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F है, इसका क्या है, ये कांस्टेंट है। क्लियर है? अब यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि Q1 Q2 या फिर R की बात करेंगे हम लोग, तो बेटा ये या तो SI यूनिट में दे रखे होंगे या फिर किसके अंदर होगा, CGS में। ठीक है। अब SI और CGS में यदि हम लोग बात करें कि रेडियस, ये किसका डिस्टेंस जो होगा, R जो है वो डिस्टेंस है, नॉट रेडियस है ना। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा वो R, वो किस में दिया होगा बेटा, आप लोगों को मीटर में दिया होगा। यदि मीटर में दिया होगा तो क्या है, वो SI यूनिट में। ठीक है। R यहाँ पे जो होगा ये किस में होगा, सेंटीमीटर में होगा। आर के बाद में अगली बात करेंगे हम लोग कि आर की बात तो हो गई, Q1 Q2 की बात करें ना, कि Q1 जो होगा और Q2 जो होगा ये किस में होगा, ये बेटा होगा यहाँ पे कूलम्स में। ठीक। किसमें होगा, कूलम्स में। और यहाँ पे Q1 एंड Q2 की बात करेंगे तो ये होगा किसके अंदर, ESU। क्या होगा, ESU। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट यूनिट। अब यहां से एक कूलम बराबर जो होता है बेटा, ये होगा मेरे पास कितना, 3 × 10⁻⁴ कितना, 9 कितना, ESU कितना होगा, 3 × 10⁻⁹ 9। ठीक है। अब 3 × 10⁻⁹
9 ESU आ गया। लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है भाई, तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जो होता है वो होता है हमारा -1.6 इंटू 10⁻⁻, कितना -19 क्या कूलम्स के बराबर होता है। अब यदि ये कूलम्स में है तो एक कूलम बराबर इतना है, तो ESU में चार्ज कितना हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन का, तो 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज इज इक्वल्स टू -1.6 इंटू 10⁻⁻, कितना -19 इंटू क्या कर दोगे 3 इंटू 10⁻⁹ विच इज इक्वल्स टू 4.8 इंटू 10⁻⁻, वॉट -10 ESU। तो तुम चाहे ESU में लिख सकते हो या फिर कूलम्स में लिख सकते हो, तो ये तुम्हें आना चाहिए ना कि कूलम से कैसे हम लोग ESU में कन्वर्ट करेंगे। सो यदि Q1 Q2 का वैल्यू ESU में दे रखा है, ये क्या है मेरे पास CGS है। R किस में दे रखा है सेंटीमीटर में, R किस में दे रखा है मीटर में, Q1 Q2 किस में दे रखा है कूलम्स में। तो उस कंडीशन में जो K होगा K यहाँ पे आपको यूज करना है 9 इंटू 10⁻⁹। कितना लेना है जल्दी बोलो फटाफट से, 9 इंटू 10⁻⁹। और इस केस में K जो लेना है वो लेना है 1। तो यहाँ से तुम्हें आइडिया लग गया कि जब भी हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा तो उसके अंदर जब हम लोगों को क्या करना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स निकालना है, तो उस सिचुएशन में हमें ये चेक कर लेंगे कि R जो है वो किस में दे रखा है या फिर Q1 Q2 किस में दे रखा है। तो यदि ये पता लग जाएगा तो K का वैल्यू मालूम पड़ गया, और K का वैल्यू मालूम पड़ गया तो हम इजीली क्या निकाल सकते हैं, दो डिफरेंट चार्ज पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन निकाल सकते हैं। क्लियर है सबको यहाँ तक। सो ये हुआ हमारा पहला पॉइंट प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज का। आप फटाफट से इसको उतारो, उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट करते हैं जल्दी। चलिए भाई मैं स्टार्ट करता हूं आगे नेक्स्ट, ठीक है। आप पॉज कर सकते हो, पॉज करके बाद लिख लो, ठीक है, फिर उसके बाद मैं रिज्यूम कर दो वीडियो। सो बच्चा पार्टी पहला पॉइंट तो हमारा हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सेकेंड पॉइंट क्या है भैया, ध्यान दो। सेकेंड पॉइंट कहता है हमारे पास कि बेसिकली चार्ज जो है, चार्ज इज अ कैसा क्वांटिटी है बेटा, ये स्केलर क्वांटिटी है। कैसा है चार्ज, एक स्केलर क्वांटिटी है, और ये कितने तरीके का होता है, एंड इट इज ऑफ कितने टाइप्स का, टू टाइप्स का होता है बेटा। कौन कौन सा, दुनिया को पता है भाई साहब, कौन सा, पॉजिटिव चार्ज बोल दो, दूसरा क्या बोल दोगे नेगेटिव चार्ज। अब उस दुनिया से मैं बोल रहा हूं बस इतनी बात कि ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू, मतलब इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की बात करें तो चार्ज ऑन किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हम क्या बोलते हैं, -1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम्स, ठीक है। और चार्ज ऑन प्रोटॉन की बात करें तो चार्ज ऑन प्रोटॉन हम लोग क्या कहते हैं, ये कहते हैं +1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। अब ध्यान देना, मैं डायरेक्ट क्लास की बात करूं, मतलब जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं तो लिटरली मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैंने कई बार पूछा ये चीज और बहुत सारे बच्चों से पूछता हूं मैं, तो उन बहुत सारे बच्चों में ऐसा कह सकता हूं कम से कम 20% जनता तो ऐसी होती है भाई, वो ये कह देती है कि यदि दोनों को कंपेयर करें तो दोनों के अंदर ये प्लस है और ये कैसा है माइनस, तो यदि प्लस है तो ये कैसा है ज्यादा, और माइनस कैसा है वो है कम। बात समझ में आ रही है। बट ऐसा तुमको नहीं कहना है, क्योंकि भाई दोनों जो है मेरे पास, दोनों के दोनों पे चार्ज कैसा है, सेम है। एक पे नेगेटिव चार्ज, एक पे पॉजिटिव चार्ज, दोनों का ये मैग्नीट्यूड है। बेसिकली दोनों सेम होंगे तभी चीजें स्टेबल हो पाएंगी, नहीं तो कोई चार्ज डोमिनेट कर जाएगा तो माहौल खराब हो जाएगा ना भाई। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। सो यहाँ पे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑन प्रोटॉन दोनों सेम है, बस ये क्या है इनका नेचर है, नेगेटिव नेचर है इसका, और ये कैसा है पॉजिटिव नेचर है। क्लियर है सबको। सो आपको ये सब चीजें नहीं बोलनी है। सेकेंड पॉइंट के बाद में थर्ड पॉइंट की बात करें अपन लोग, तो यदि हमसे कोई कहता है कि पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है भाई, है ना, क्या निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। और पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन किसके अंदर, बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, फिर दोबारा से वही चीज है, बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स, दो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। अब दो चार्ज पार्टिकल कौन कौन से हैं, तो एक मैंने Q1 बोल दिया और यहाँ पे क्या बोल दिया Q2, वही सेम है, A और B मान लिया दोनों का। तो यहाँ पे चार्ज कितना है Q1, यहाँ पे चार्ज कितना है Q2, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैंने R बोल दिया है ना, दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने R कह दिया। तो बेटा इसके लिए फॉर्मूला है मेरे पास कि पोटेंशियल एनर्जी जो होगा दो चार्जेस के बीच में, ये किसके बराबर होगा, K Q1 Q2 अपॉन R, K Q1 Q2 अपॉन R।
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में आपने देखा होगा कि वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में नीचे क्या था, आर स्क्वायर, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में क्या होगा, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। के का वैल्यू सेम लेना है, कैसा तुम देख लोगे, एसआई में है या फिर सीजीएस में, तो वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे। आर क्या हो गया, इनके बीच का डिस्टेंस होगा, क्यू वन क्यू टू क्या हो गया, इनके ऊपर चार्ज हो गया। क्लियर है सब लोगों को यहाँ तक? 3 पॉइंट्स के बाद में 14 पॉइंट यहाँ पे लिख देता हूं, जगह खाली है, ठीक है। ये फोर्थ पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है भाई, फोर्थ पॉइंट कहता है मेरे से किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसके बारे में कह रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ध्यान देना बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब क्या है। सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये बेसिकली इट इज अ फॉर्म ऑफ व्हाट, एनर्जी। इट इज अ फॉर्म ऑफ व्हाट, एनर्जी। ये एनर्जी का यूनिट है बेसिकली। ये क्या है, एनर्जी का यूनिट है, हम ये कह देते हैं। फॉर्म ऑफ एनर्जी ना बोल के ऐसा बोल देता हूं, ईवी जो है एक एनर्जी का यूनिट है। अब इसको डिफाइन कैसे किया जाता है वो समझते हैं हम लोग। सो ये लिख देते हैं यहां पे क्या, इट इज यूनिट ऑफ किसका, एनर्जी, एंड डिफाइंड एज द काइनेटिक एनर्जी gained by a charged particle under the potential of 1 volt। ध्यान देना सब लोग, इट इज एन यूनिट ऑफ किसका, एनर्जी, एंड डिफाइंड एज द काइनेटिक एनर्जी गेन बाय अ चार्ज पार्टिकल अंडर द पोटेंशियल ऑफ किसका, 1 वोल्ट। तो भाई साहब अब हमारे पास फिर से जगह कम है, तो हम लोगों ने ये मिटा दिया, यहां से ऐसे कर देते हैं, ठीक है। सो मैंने क्या बनाया बेटा, एक टेस्ट ट्यूब जैसा है मेरे पास, ये ध्यान देना, ये सब हम लोग टेस्ट ट्यूब बना चुके हैं पहले के लेक्चर में ही, है ना। ये टेस्ट ट्यूब कुछ आया मेरे पास ऐसा, बाहर से मैंने क्या कर दिया, सेम एक बैटरी लगा दी, और ये बैटरी कितने वोल्ट की है बेटा, ये 1 वोल्ट की है, ये 1 वोल्ट की है। यहाँ पे मेरे पास कोई भी एक चार्ज पार्टिकल है, ये माइनस आया मेरे पास, और ये कैसा आया, प्लस आया। चार्ज पार्टिकल मतलब मैंने कह दिया इलेक्ट्रॉन, ये मान के चलो, ठीक है। ये अंदर, यहाँ पे मैं बात करूंगा तुमसे कि जब ये चार्ज पार्टिकल है मेरे पास, ये इलेक्ट्रॉन इस साइड में पॉजिटिव चार्ज है बेटा, तो जब मैंने बाहर से वोल्टेज लगाया, पहले क्या था, ऐसे ही चार्ज पार्टिकल मेरे पास रखा हुआ था, कोई वोल्टेज नहीं था, तो कोई मूवमेंट नहीं था इसके अंदर। बात समझ में आ रही है? ये कैसा है मेरे पास, इसके अंदर कोई मीडियम, ये वैक्यूम है बेसिकली, है ना, इसको मैंने वैक्यूम बना दिया। अब इसने बोला कि जैसे ही मैंने बाहर से एक वोल्टेज लगाया, तो जैसे ही एक वोल्टेज लगाऊंगा तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये कैसा चार्ज है मेरे पास, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो इसके अंदर क्या होगा, ये भागना स्टार्ट करेगा। ये भागना स्टार्ट करेगा किस साइड में, पॉजिटिव की साइड में। अब पॉजिटिव की साइड में इसने भागना स्टार्ट किया, तो भाई इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, ठीक है। अब कोई ना कोई वेलोसिटी होगी तो काइनेटिक एनर्जी आई बेसिकली। सो हम लोग क्या कहते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी इस चार्ज पार्टिकल ने अचीव की है, जो काइनेटिक एनर्जी इस चार्ज पार्टिकल ने गेन की है, कब, जब बाहर से मैंने एक वोल्टेज सप्लाई दिया इसको, बाहर से मैंने एक वोल्टेज क्या किया, इसको सप्लाई दिया, तो कितनी काइनेटिक एनर्जी इसने गेन की है, इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर ईवी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? अब इसको निकालें तो हमें यह पता है कि वर्क डन जो होगा वो वर्क डन किसके बराबर होता है भाई, तो वर्क डन जो आता है बेटा वो बराबर होता है चार्ज इनटू किसका, पोटेंशियल। ये चार्ज इनटू पोटेंशियल हो गया। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बात करेंगे तो वो कितना होगा मेरे पास, -1.6 इंटू 10⁻⁻, कितना, -19, ये आएगा मेरे पास। इनटू पोटेंशियल कितना ले रखा है, ये 1 वोल्ट ले रखा है। समझ में आया? इज इक्वल्स टू, अब ये मैंने वर्क डन को ही क्या बोल दिया है, यहाँ पे जो वर्क डन किया है ये क्या है, काइनेटिक एनर्जी, ये एनर्जी हुई ना भाई, तो ये कितना ले लिया है मैंने, 1 ईवी। तो 1 ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये क्या है मेरे पास, ये वर्क डन ही है। सो 1 ईवी इज इक्वल्स टू कितना आया मेरे पास, इतना। सो यहां से तुम आज के बाद क्या बोलोगे कि जो 1 ईवी है वो क्या है, बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन इंटू एक वोल्टेज का मल्टीप्लाई है बेसिकली। सो 1 ईवी इन जूल, जब भी वर्क डन तुम निकालोगे 1 ईवी इन जूल क्या बोलोगे बेटा, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ वॉट जूल। किसके बराबर आएगा 1 ईवी, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ वॉट जूल, और 1 ईवी यही 96 किलो जूल पर मोल में होगा।
सो तुम्हारे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है भाई साहब। ये बना दिया हमने एक इंसान जो आपको समझाता रहेगा फिजिकल केमिस्ट्री जब भी हमसे पढ़ोगे, ठीक है। तो ये बोलेगा कि भाई साहब हमें याद रखो। तो आज के बाद बेटा तुम्हें याद रखना है कि जब भी ईवी की बात की जाएगी और ईवी को जूल में कन्वर्ट करना होगा तो ये याद रखना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, और 1 ईवी को किलो जूल पर मोल में करोगे तो दिस इज 96 किलो जूल पर मोल। क्लियर है। यहाँ पे जो वर्क डन है यहीं पे मैंने क्या लिख दिया, इसको 1 ईवी लिख दिया। 1 ईवी इज इक्वल टू किसके बराबर आ रहा है, एक वोल्ट, और ये चार्ज का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक। ईवी मतलब ई एक इलेक्ट्रॉन लिया, वी क्या लिया इसका, वोल्ट। तो आपको बेसिकली डेफिनेशन सही है, उससे बेसिकली समझ में आता है कि एग्जैक्टली ये है क्या, उसका मीनिंग समझ में आता है। तो डेफिनेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट बेसिकली ये है, क्यों, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में आपके पास ये एनर्जी का कन्वर्जन आएगा, तो आपको ये आना चाहिए। डन, फटाफट से इसको उतार लो, फिर आगे बढ़ते हैं, चलो। चलो बेटा मिटाता हूँ, है ना। सो पॉइंट कितने हो गए हमारे भाई, टोटल हो गए 4 पॉइंट्स। अब फोर्थ पॉइंट के बाद में अगला आता है बेटा आपका फिफ्थ पॉइंट, और ये फिफ्थ पॉइंट क्या है, दिस इज होल अबाउट क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो बेटा ये बेसिकली हमारे पास आता है कहां से, मिलिकन, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। बेसिकली इन्होंने ही बताया कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, ठीक है। सो ये बेसिकली किसके बराबर आया बेटा, तो इन्होंने बोला कि Q जो होगा ये बराबर होगा N इंटू ई के बराबर। Q इज इक्वल्स टू N इंटू ई, जहां पे N का वैल्यू क्या होगा, 1 2 3 4 डैश 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 कितना भी हो सकता है। ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। तो इन शॉर्ट जो चार्ज होगा बेसिकली, जो चार्ज होगा वो हमेशा कैसा रहेगा, क्वांटाइज रहेगा। मतलब चार्ज हमेशा किसकी मल्टीपल में आएगा, एन, 1 2 3, या तो 1 ई चार्ज होगा किसी पे, या 2 ई चार्ज होगा, या फिर किसी पे 3 ई चार्ज होगा, या फिर किसी पे 4 ई चार्ज होगा, 5 ई होगा, 10 ई होगा। लेकिन किसी के पास भी 5.2 ई चार्ज नहीं होगा, किसी के पास 4.75 नहीं होगा, किसी के पास 3.25 नहीं होगा। तो बेसिकली जो चार्ज होगा वो चार्ज कैसा रहेगा हमारा, क्वांटाइज्ड रहेगा। डन यहां तक। चलिए बच्चा पार्टी, सो ये हमारा हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। अब प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज के बाद में अब हम लोग चलते हैं आगे, और आगे चलते हैं किसके साथ, स्पेक्ट्रम के साथ। तो चलिए सीखते हैं स्पेक्ट्रम। मैं इसको मिटा देता हूं, है ना। देखो बेटा, स्पेक्ट्रम से हमें क्या समझना है, तो इस चैप्टर में बेसिकली जो हमारे पास स्पेक्ट्रम है इसको हम लोग देखते हैं, इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, ये होता क्या है ये समझते हैं, कौन कौन से टाइप के स्पेक्ट्रम होते हैं ये समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सो पहले अपन लोग इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं कि स्पेक्ट्रम को क्लासिफाई कितने पार्ट्स में किया है। तो ये बेसिकली हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक होता है एमिशन स्पेक्ट्रम, और एक होता है मेरे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। एक है एमिशन स्पेक्ट्रम और एक है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रम क्या रिलेटेड है, तो तुमने देखा होगा भाई जब बारिश वगैरह होती है तो वहां पे क्या देखने को मिलता है अपन लोगों को, रेनबो देखने को मिलता है, ठीक है। तो आज हम लोग वही चीजें समझने जा रहे हैं, स्कैटरिंग ऑफ किसका, बेसिकली लाइट, स्कैटरिंग ऑफ किसका, व्हाइट लाइट कह सकते हो तुम लोग।
सो एमिशन स्पेक्ट्रम जो है ये बेसिकली कितने तरीके का है, ये दो टाइप का होता है। कौन कौन सा? तो एक स्पेक्ट्रम जो है उसका नाम है कंटिन्यूअस और एक का नाम है बेटा जी डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। एक कैसा है कंटिन्यूअस और एक कैसा है डिसकंटिन्यूअस। ये क्या हो गए एमिशन स्पेक्ट्रम। अब ये डिसकंटिन्यूअस जो होता है ये कितने तरीके का है, ये दो तरीके का होता है। कौन कौन सा? या तो लाइन और या फिर एक कौन सा बैंड। कौन सा? लाइन स्पेक्ट्रम और एक कौन सा होगा बेटा बैंड स्पेक्ट्रम। बैंड स्पेक्ट्रम। अब ये लाइन स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम ये क्या है, इनको एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कौन सा एमिशन स्पेक्ट्रम बताऊंगा, ध्यान देना। कौन सा बताऊंगा सबसे पहले मैं? एमिशन स्पेक्ट्रम। ध्यान दो, एमिशन स्पेक्ट्रम जो होगा ये क्या है, तो मान लो मेरे पास क्या है, ये है बेटा कोई भी एक सोर्स ऑफ किसका, व्हाइट लाइट। अब ये व्हाइट लाइट कोई भी हो सकती है भाई, है ना। चाहे तो तुम्हारी टॉर्च से निकली हो या फिर गाड़ी की लाइट से निकली हो या फिर सन की हो मेरे पास, है ना। या फिर हम लोगों ने जो टेस्ट ट्यूब लिया था उसके अंदर हाइड्रोजन लिया था, याद आ रहा है, जब डिस्कवरी ऑफ कैथोड और एनोड रेज लिया था, तो वहां से निकली हुई लाइट हो, कोई भी लाइट हो, उसको हम लोगों ने क्या बोल दिया, मेरे पास ये क्या हो गया, एक सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट। अब ये सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट जो है ये पास कराई मैंने किससे, एक प्रिज्म से पास कराई। इस सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट को मैंने किससे पास कराया, एक प्रिज्म से पास कराया। इस प्रिज्म ने क्या किया, इस व्हाइट लाइट को, इस व्हाइट लाइट को क्या कर दिया बेटा, तोड़ दिया, है ना। इस व्हाइट लाइट को तोड़ दिया, हैविंग हैविंग व्हाट, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के रेडिएशंस में, या लाइन में कह सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के रेडिएशंस में या फिर लाइन में, ठीक है। फिर से सुनो, एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है, एक सोर्स ऑफ लाइट होगा, प्रिज्म से पास कराएंगे, इनके रेडिएशंस निकलेंगे और इन इमर्जेंट रेडिएशंस को एक फिल्म पे मैंने क्या किया, फिल्म पे क्या किया, नोटिस किया, जिसको हम लोग जिसको हम लोग दिखा रहे हैं कैसे, ध्यान देना। मान लो ये आया मेरे पास, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं ना, इसको हम लोगों ने बोला बेटा फोटोग्राफिक प्लेट। तो जो इमर्जेंट रेडिएशंस थे उनको मैंने कहां पे देख लिया बेटा, फोटोग्राफिक प्लेट पे मैं देख रहा हूं। और वो फोटोग्राफिक प्लेट पे क्या है, एक फिल्म है मेरे पास, है फोटोग्राफिक प्लेट, जिसपे क्या है इमर्जेंट रेडिएशंस है, जो कि कहां से आ रहे हैं बेटा, मेरे पास प्रिज्म से आ रहे हैं। सो व्हाइट लाइट को हम लोगों ने क्या कर दिया बेटा, ये तोड़ दिया, किसमें, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ में, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ में। अब तुमने देखा होगा, अब तुमने देखा होगा कि जब तुम्हें रेनबो दिखाई देता है तो भाई पहले क्या है, मान लो मेरे पास वॉयलेट कलर है, तो वॉयलेट कलर होगा, वॉयलेट कलर जैसे ही खत्म होगा तुरंत कौन सा स्टार्ट हो जाएगा, इंडिगो स्टार्ट हो जाएगा। तुरंत कौन सा स्टार्ट हो जाएगा, ब्लू स्टार्ट हो जाएगा। तुरंत कौन सा स्टार्ट हो जाएगा, ग्रीन स्टार्ट हो जाएगा। मतलब यहां से हमको ये पता लग रहा है कि जो मेरे पास रेनबो है उनमें दो कलर के बीच में कोई भी गैप नहीं है, दो कलर के बीच में कोई भी गैप नहीं मिल रहा है। तो यहां पे इस चीज को, जो फोटोग्राफिक प्लेट पे हम लोगों ने ये रेडिएशंस को देखा, ऐसे वाले एमिशन को हम लोग, सॉरी, ऐसे वाले स्पेक्ट्रम को हम लोग एमिशन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और एमिशन स्पेक्ट्रम में ही ये वाला जो होगा बेटा, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ध्यान देना सब लोग, है ना, इसी को क्या बोलते हैं अपन लोग, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। सो एमिशन स्पेक्ट्रम जस्ट क्या हो गया, क्या डेफिनेशन बोल सकते हैं एमिशन स्पेक्ट्रम की। तो एमिशन स्पेक्ट्रम वो स्पेक्ट्रम है जब सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट को लिया जाएगा, प्रिज्म से पास किया जाएगा, और जब वो प्रिज्म से पास करेगी तो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट्स में उसको क्या कर देगी, ब्रेक डाउन कर देगी। और उनको अपन लोग कहां देख सकते हैं, फोटोग्राफिक प्लेट पे देख सकते हैं। और उनमें कंटिन्यूअस हो गया कौन सा, सेम, ये हो गया कंटिन्यूअस। तो स्प्लिट कर रही है तो एमिशन, और उसमें कोई गैप नहीं आ रहा है, वो कैसा है मेरे पास, कंटिन्यूअस है।
जिसमें कोई गैप नहीं आ रहा है वो कौन सा है मेरे पास, कंटिन्यूअस है। क्लियर हुआ सबको? अब एमिशन हो गया, एमिशन में कंटिन्यूअस देख लिया, तो इसी के अंदर हम लोग देख लेते हैं कि डिसकंटिन्यूअस कौन सा होगा। तो बेटा जी मैं क्या कर रहा हूं, मैं अब इनको मिटा रहा हूं ऊपर वाले को, ठीक है, बाकी का फिर एक एक करके मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। चलो, सो आप पॉज करेंगे, लिखेंगे, फिर बढ़ेंगे, ठीक। मैं मिटा देता हूं। सो एमिशन स्पेक्ट्रम हम लोग देख रहे हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम में कौन सा पढ़ लिया हम लोगों ने, कंटिन्यूअस पढ़ लिया। अब कंटिन्यूअस के बाद में डिसकंटिन्यूअस एमिशन कौन सा होगा, या डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। डिसकंटिन्यूअस मैंने आपको बोले हैं भाई साहब दो तरीके के, एक होगा मेरे पास लाइन स्पेक्ट्रम और एक क्या होगा मेरे पास, बैंड स्पेक्ट्रम। अब ये लाइन स्पेक्ट्रम क्या है, ध्यान देना, ये मेरे पास क्या है, फिर से सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट, सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट, ये सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट है। इसको मैंने पास कराया किससे, फिर से एक प्रिज्म से पास कराया, और जब मैंने इसको एक प्रिज्म से पास कराया तो जो भी इसके रेडिएशंस आए उनको मैंने क्या किया, फोटोग्राफिक प्लेट पे, एक फोटोग्राफिक प्लेट पे देख रहा हूं भाई इनको, फोटोग्राफिक प्लेट पे। अब यहां से मान लो कुछ ऐसी इस तरीके की मेरे को लाइन दिखाई दी, कुछ इस तरीके की लाइन दिखाई दी। अब ये जो लाइन है मेरे पास अलग अलग, ये फोटोग्राफिक प्लेट में मैंने क्या कर रखा है, रेडिएशंस को देख रहा हूं। तो यहां पे ये जो लाइन है, इन सब लाइन की अपनी अपनी क्या है बेटा, फिक्स्ड वेवलेंथ है। जैसे इसका लैम्डा 1 है, इसका मैंने लैम्डा 2 बोल दिया, इसका मैंने लैम्डा 3 बोल दिया, इसके बाद लैम्डा 4 बोल दिया, ये लैम्डा 5 बोल दिया, ये लैम्डा 6 बोल दिया, ठीक है। सारे रेडिएशंस के लैम्डा कैसे मेरे पास अलग अलग हैं, तो मैंने ये बता दिया कि इनकी लैम्डा की वैल्यू क्या है, इतनी है। अब आप यहाँ क्या देख रहे थे, यहाँ आप देख रहे थे कि जैसे ही वॉयलेट खत्म हो रहा है कलर, तुरंत इंडिगो स्टार्ट हो जा रहा है, उसके बीच में आप लोगों को कोई गैप नहीं दिखाई दे रहा है। बट इस स्पेक्ट्रम के अंदर हमने क्या देखा कि जब सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट था, उसको प्रिज्म से पास कराया, तो उसने क्या किया, उसने कुछ इस तरीके से पैटर्न दिया, और इस तरीके से जो पैटर्न दे रहा है उनमें सबकी अपनी अपनी वेवलेंथ फिक्स्ड है। और अब जैसे ही ये वाला वेवलेंथ के में आगे बढ़ा, अरे मान लो इसका वैल्यू मान लो x है, तो मैं कितना चला गया, x.2 चला गया, x.1 चला गया, अरे थोड़ा सा ही यदि मैं आगे बढ़ा, थोड़ा सा मैं ही आगे बढ़ा, तो बेटा यहां पे इनको अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब जो एक गैप है बीच वाले, इनमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, और इन्हीं गैप को हम लोग बोलते हैं बेटा डार्क स्पेस। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, डार्क स्पेस। क्या बोलते हैं इनको, जल्दी बोलो फटाफट से, डार्क स्पेस। तो ये जो होता है ये बेसिकली एप्लीकेबल होता है किसके लिए, एटम्स के लिए। जितने भी मेरे पास एटम होते हैं बेटा, जो एटम होते हैं वो क्या दिखाते हैं, वो दिखाते हैं बेटा जी लाइन स्पेक्ट्रम। ये क्या चीज है मेरे पास, लाइन स्पेक्ट्रम। तो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। तो जब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो हाइड्रोजन को भी कैसा मानेंगे अपन लोग, एटम। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बोलो चाहे लाइन स्पेक्ट्रम बोलो, बात एक ही है। तो अब याद रखना कि एटम के लिए कौन सा चीज है, लाइन स्पेक्ट्रम। अच्छा, इनसे ना क्वेश्चन ज्यादा बहुत ज्यादा बनते नहीं है यार, तो जस्ट थ्योरी समझो कि है कौन सी चीज, जिससे पूरा चैप्टर एक कंप्लीट हो पाए कि हाँ भाई हमें पूरा चैप्टर आता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सो बस उस पर्पज से देखो, ये मेरे पास लाइन स्पेक्ट्रम हो गया डिसकंटिन्यूअस में। दूसरा मेरे पास क्या है, फिर दोबारा से मैंने एक सोर्स ऑफ लाइट मान लिया, ये सोर्स ऑफ लाइट है, कौन सा, व्हाइट लाइट, सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट। इसको पास कराया एक प्रिज्म से, और जैसे ही इसको प्रिज्म से पास कराया तो फिर दोबारा से मैंने क्या किया, एक फोटोग्राफिक प्लेट ले ली और उस पर इनको ऑब्जर्व किया। तो यहां पे अब देखने को मिल रहा है बेटा कुछ इस तरीके के रेडिएशंस मेरे को फोटोग्राफिक प्लेट पे ऑब्जर्व हो रहे हैं। अब इनसे मेरे को क्या समझ में आया, ध्यान देना। अब जैसे इनमें क्या था कि डिफरेंट डिफरेंट लाइंस जो मेरे पास आ रही हैं, उन सब की अपनी अपनी वेवलेंथ की वैल्यू है भाई, सबकी अपनी अपनी वेवलेंथ की वैल्यू है। और उस वैल्यू, उस एग्जैक्ट वैल्यू से थोड़ा आगे जा रहा हूं तो मेरे को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, वहां पे डार्क स्पेस आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या था बेटा, एक रेंज जैसी दी गई थी, है ना। यहाँ पे क्या दे रखा था, एक रेंज जैसी दे रखी थी। मान लो ऊपर वाले के लिए लैम्डा 1 है, नीचे वाले के लिए लैम्डा 2 है, तो ये लैम्डा 1 से लैम्डा 2 तक की वैल्यू हो गई सारी। क्या हो गई, जल्दी बोलो फटाफट से, लैम्डा 1 से लैम्डा 2 तक की वैल्यू हो गई। अब लैम्डा 1 से लैम्डा 2 तक कितनी वैल्यू आ सकती है, तो भैया इनफाइनाइट वैल्यू आ सकती है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
तो यहां पे मेरे पास क्या होगा बेटा, ये बैंड जैसे बन रहे हैं। अब लैम्डा 3 मान लिया इसका और लैम्डा 4 मान लिया इसका, यहां पे भी इनफाइनाइट लाइन आ सकती है, बट लैम्डा 2 और लैम्डा 3 के बीच में क्या है, गैप। इन गैप को फिर द्वारा क्या बोला गया, जल्दी बोलो फटाफट से, डार्क स्पेस। क्या बोला गया, जल्दी बोलो, डार्क स्पेस। और ये वाला पैटर्न जो ऑब्जर्व होता है, ये होता है कौन सा, मॉलिक्यूल्स में। किस में देखा जाता है, ये मॉलिक्यूल्स में। तो जो एटम्स के लिए होगा वो कौन सा है, लाइन स्पेक्ट्रम, और मॉलिक्यूल्स के लिए जो देखना है हम लोगों को वो कौन सा होगा बेटा, बैंड स्पेक्ट्रम होगा। क्या होगा, ये बैंड स्पेक्ट्रम। अब डिसकंटिन्यूअस क्यों बोला है, सिर्फ इसीलिए बोला है कि यहाँ पे क्या है, कोई गैप नहीं है, कोई डार्क स्पेस नहीं है, तो कंटिन्यूअस नेचर का हो गया। और इसके अंदर क्या है, ये गैप आ रहा है मेरे पास, तो ये कैसा हो गया मेरे पास, डिसकंटिन्यूअस नेचर का हो गया। क्लियर है यहाँ तक। सो आप लोग इसको उतारिए फटाक से, आगे बढ़ते हैं। चलो चलो बच्चा पार्टी, चलिए मिटाता हूँ इसको, है ना। नेक्स्ट है बेटा मेरे पास एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बेटा क्या है, मान लो आजकल तो स्ट्रीट लाइट जो होती है मेरे पास, वहां पे क्या लगी हुई है, एलईडी लगी हुई है ना। बट ये हम लोग बहुत पहले की बात करें, बहुत पहले की बात मतलब मैं बात करूं 2003, 2002, 2004 तब की बात करूं मैं, है ना। तो उस समय क्या होता था कि जो मेन चौराहे होते थे, है ना, कस्बे वगैरह में जो मेन चौराहे होते थे, वहां पे एक लाइट लगाई जाती थी बेटा। और जो लाइट होती थी वो कैसा रंग देती थी, येलो कलर देती थी, है ना। जैसे हम उसके नीचे खड़े होते तो एकदम येलो येलो हो जाते थे। तो उनको अपन लोग सोडियम लैंप के नाम से भी जानते थे। किस नाम से जानते थे, जल्दी बोलो फटाफट से, सोडियम लैंप के नाम से भी जानते थे। अब हमने बोला कि मान लो मेरे पास यहाँ पे क्या है, ये सोर्स है बेटा, और ये सोर्स किसका है, अगेन सोर्स ऑफ किसका, व्हाइट लाइट। ये सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट हो गया। अब ये सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट जो है, इसको बेटा मैंने अगेन पास कराया किससे, लेकिन इस बार पहले प्रिज्म से नहीं, मैंने इसको पास कराया, मैंने सोडियम का हाइपो सॉल्यूशन ले लिया। क्या ले लिया, सोडियम का हाइपो सॉल्यूशन। अब ये सोडियम का हाइपो सॉल्यूशन क्या है, तो इस हाइपो सॉल्यूशन के बारे में बेटा अपन लोग बात करेंगे जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कौन सा, मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो ये चैप्टर, फिर इसके बाद में हम लोग एक इनऑर्गेनिक का चैप्टर उठाएंगे, पीरियोडिक, फिर उसके बाद में मूल कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो ये क्या है, सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट है, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा सोडियम हाइपो सॉल्यूशन क्या है। फिलहाल इतना समझ लो कि ये सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट है, एक सोडियम का हाइपो सॉल्यूशन लिया, ठीक है। सोडियम के हाइपो सॉल्यूशन से पास की फिर वो लाइट, और अब इस लाइट को एक प्रिज्म से पास कराया गया, एक प्रिज्म से पास कराया गया। और जब इसको एक प्रिज्म से पास कराया गया, तो बेटा इसने क्या किया, उस एब्जॉर्ब लाइट को क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट में, अलग अलग वेवलेंथ में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और वो कैसा था, वो सेम ही है मेरे पास जो हम लोगों ने विविग्योर लिखा था अभी, VIVGYOR। सारी चीजें सेम है, सारी चीजें सेम है। अब बस फर्क क्या है वो आप समझने की कोशिश करो। फर्क इतना देखने को मिला बेटा कि यहाँ पे जब पहले में बात करोगे भाई कि वॉयलेट जो कलर होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ तक जाएगा। फिर ब्लू इंडिगो जो होगा वो यहाँ से यहाँ तक आएगा, ब्लू जो होगा वो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ग्रीन जो होगा वो नीचे तक जाएगा, फिर येलो यहाँ तक। अब येलो कलर की लाइट का जो बैंड है बेसिकली वो कौन सा है, वो बैंड है बच्चा पार्टी ये वाला।
कौन सा, मैं उसको शेड जैसा कर देता हूँ ना, ये वाला कौन सा है, ये येलो है। अब येलो कलर जो है ये पूरा कहाँ तक होना चाहिए, यहां तक होना चाहिए था पूरा का पूरा, इस जगह तक ऐसे आना चाहिए था। बट हुआ क्या, ध्यान देना सब लोग, बट हुआ क्या, हुआ ऐसा कि आना तो ऐसा चाहिए था पूरा, लेकिन इसके अंदर क्या ऑब्जर्व हुआ इनको कि कुछ इस तरीके से लाइन बन गई है ना, कुछ इस तरीके से इसके अंदर क्या हुआ, लाइन बन गई, और इस जगह पे येलो कलर दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये क्या हो गया मेरे पास, डार्क स्पेस। क्या हो गया ये, डार्क स्पेस। क्या हो, जल्दी बोलो फटाफट से, डार्क स्पेस। अब मुद्दा ये आता है कि ये डार्क स्पेस बना कैसे, ये कहां गया, तो ये कहा गया कि जब सोर्स ऑफ व्हाइट लाइट को पास किया गया सोडियम के हाइपो सॉल्यूशन से, तो ये सोडियम के हाइपो सॉल्यूशन की ये प्रॉपर्टी थी कि उसने कुछ अमाउंट ऑफ वेवलेंथ हो, कौन सी वाली, येलो, क्योंकि बर्नर सोडियम जो है मेरे पास वो बंसन बर्नर फ्लेम में कैसा रंग दिखाता है, येलो, तो उस कलर की वेवलेंथ की कुछ लाइट को उसने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ लाइट को क्या कर लिया उसने, एब्जॉर्ब कर लिया। बाकी जो था पूरा का पूरा यहाँ पे हम लोगों को फोटोग्राफिक प्लेट पे दिख रहा है, बट ये जगह नहीं दिख रही है, तो इतना अमाउंट जो होगा वो एब्जॉर्ब कर लिया किसके द्वारा, सोडियम के हाइपो सॉल्यूशन द्वारा। इसको हम लोग बोलते हैं बेटा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो फटाफट से इसको और उतार लो, फिर हम लोग बढ़ते हैं अगली चीज पे, करिए। चलो बेटा जी बढ़े आगे, चलिए। सो नेक्स्ट हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं इस चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। तो बेटा सबसे पहले अपन लोग शुरुआत करें, तो जो लाइट था, लाइट के बारे में चर्चा की गई है ना, लाइट के बारे में चर्चा की गई, तो लाइट को कैसा मान रहे थे हम लोग, तो अलग अलग साइंटिस्टों ने अपनी अलग अलग क्या दी, थ्योरी दी, ठीक है। सबसे पहला जो अटेम्प्ट किया गया लाइट के नेचर को बताने के लिए, न्यूटन के द्वारा किया गया, और इन न्यूटन ने एक थ्योरी दी, कौन सी, कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ किसका, लाइट, कॉर्पस कॉर्पस्कुलर थ्योरी, कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ किसका, लाइट। अब कॉर्पस्कुलर थ्योरी जो है इसका मतलब क्या है, कि लाइट जो है बेसिकली वो क्या है, कुछ पार्टिकल्स है मेरे पास। इसको कैसा डिफाइन किया गया, कि लाइट जो है बेसिकली वो क्या है मेरे पास, कुछ पार्टिकल्स हैं, कुछ पार्टिकल्स हैं, समझ में आया। अब कॉर्पस बोला बेसिकली उनको, उन पार्टिकल्स को क्या नाम दे दिया, कॉर्पस बोला, तो ये कॉर्पस्कुलर थ्योरी से क्या पता लगा कि वो पार्टिकल नेचर बेसिकली बताया। अब इस थ्योरी ने कुछ प्रॉपर्टी को तो एकदम सही बताया, कुछ प्रॉपर्टी को एकदम सही बताया। कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी मेरे पास, तो एक था बेटा रिफ्लेक्शन, और एक था बेटा रिफ्रैक्शन, ठीक है। एक कौन सा था, रिफ्लेक्शन, और एक कैसा था, रिफ्रैक्शन। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो मेरे पास क्या है, लाइट है, तो वो प्रॉपर्टी जो दिखा रही है उसके अंदर हमने देखा कि जो वेव नेचर में जो आ रहा है, यहाँ पर उसने क्या बोला, ये बेसिकली पार्टिकल है। क्या चीज, जो लाइट है मेरे पास वो क्या उसने माना, पार्टिकल नेचर का माना, पार्टिकल माना उसको। कौन सी थ्योरी से, कॉर्पस्कुलर थ्योरी से। ये किस किस चीज को सही बता पा रही थी, तो ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में सही आइडिया दे रही थी, बट कौन कौन सी चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, तो ये दो चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। एक था मेरे पास कौन सा, इंटरफेरेंस, है ना, और एक था मेरे पास बेटा डिफ्रैक्शन,
कौन सा चीज था? डिफ्रैक्शन। क्लियर है? सो एक हो गया मेरे पास इंटरफेरेंस और एक हो गया डिफ्रैक्शन। इनको ये नहीं बता पा रही थी, लेकिन इनको ये रिफ्रैक्टिव, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन इनके बारे में आइडिया दे पा रही थी। कौन सी? कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। अब इसी चीज के आगे बढ़े तो एक और साइंटिस्ट आए बेटा, है ना। तो दूसरे साइंटिस्ट ने क्या बोला कि बेसिकली जो लाइट है वो लाइट मेरे पास कैसा है, वो वेव नेचर शो करती है ना। लाइट को क्या बोल दिया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोल दिया। क्या बोल दिया लाइट को? जल्दी बोलो फटाफट से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला। और उन्होंने बोला कि जो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं ये बेसिकली एक मीडियम के थ्रू पास करेंगी, और उस मीडियम को नाम दे दिया कौन सा? ये क्या था? ईथर लिया। क्या लिया बेटा? जल्दी बोलो फटाफट से। मीडियम ईथर लिया। क्या लिया वो मीडियम? जल्दी बोलो फटाफट से। ईथर लिया। बात समझ में आ रहा है? वो मीडियम ईथर लिया। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं और वो क्या करेंगी? एक मीडियम लिया, उसको क्या बोल दिया? ईथर बोल दिया। अब इसी चीज को, इनकी थ्योरी को, ये वाले साइंटिस्ट की थ्योरी को मॉडिफाई किया बेसिकली किसने बेटा? मैक्सवेल ने मॉडिफाई किया। किसने मॉडिफाई किया? मैक्सवेल ने मॉडिफाई किया। और मैक्सवेल ने भी क्या बोला कि भाई चीज तो वही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, बट इनके पास क्या था बेटा? एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी थे। और इन्होंने ये बोला कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इनको कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। दे डू नॉट रिक्वायर, क्या? दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। फॉर देयर प्रोपोगेशन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रेवल, मतलब जब जाएंगी तो उनको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है ट्रेवल करने के लिए। ठीक है? अब इनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग, मैक्सवेल की थ्योरी के अकॉर्डिंग बेसिकली ये बोला गया कि इमरजेंट रेडिएशंस एमिटेड बाय एन, किसके द्वारा? इल्यूमिनेटेड बॉडी। इल्यूमिनेटेड बॉडी, तो एनर्जी लिख देते हैं यहां पे। एनर्जी ऑफ किसका? एनर्जी ऑफ किसका? इमरजेंट रेडिएशंस, है ना। इमरजेंट रेडिएशंस एमिटेड बाय अ illuminated body is directly proportional, is directly proportional, is directly proportional to the intensity of light, to the intensity of light। बेटा ये इनके पास में मैथमेटिकल प्रूफ थे इन सब चीजों के लिए, समझ रहे हो तुम लोग? ठीक है। सो यहाँ पे एनर्जी जो है, वो एनर्जी को क्या बोल दिया कि जो मेरे पास कोई भी एक बॉडी है, सोर्स ऑफ लाइट तुम कह सकते हो, व्हाइट लाइट, है ना। तो वहां पे क्या है? एक बॉडी है मेरे पास, वो क्या कर रही है? ग्लो कर रही है, चमक रही है, वहां से तुम्हारे पास लाइट आ रही है। तो वो जो लाइट होगी, उसके जो रेडिएशंस एमिट होंगे, है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसकी एनर्जी किससे? उनकी इंटेंसिटी से। मतलब यदि लाइट की इंटेंसिटी अलग होती जाएगी तो उनकी एनर्जी भी क्या होती जाएगी? चेंज होती जाएगी। समझ में आ रहा है? सो E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तुम क्या कह सकते हो यहाँ पे? इंटेंसिटी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो यहाँ पे? E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इंटेंसिटी। E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? इंटेंसिटी। अब फटाफट से इसको उतारना है तो उतारिए, मैं इसको मिटाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है? डन। ठीक है। सो न्यूटन की ये हो गई हमारे पास कौन सी थ्योरी बेटा? कॉर्पस्कुलर थ्योरी। फिर दूसरे आए हमारे पास साइंटिस्ट, उन्होंने क्या बोला कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। मतलब कोई भी इल्यूमिनेटेड बॉडी है तो वो क्या है? डिस्टरबेंस क्रिएट करती है ना। कोई भी इल्यूमिनेटेड बॉडी है, चमकती हुई बॉडी है, वो क्या करेगी? डिस्टरबेंस क्रिएट करेगी। और वो जो डिस्टरबेंस होंगे वो एक वेव नेचर में होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
जो डिस्टर्बेंस होंगे वो वेव नेचर में होंगे। सो वेव नेचर जो होंगे उसके लिए मीडियम कौन सा रिक्वायर्ड होगा, ईथर। और यहाँ पे कौन आगे, फिर मैक्सवेल। मैक्सवेल ने इन्हीं की थ्योरी को आगे बढ़ाया। आगे बढ़ाया तो बेटा इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, उनको किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो पहली तो यही आ गया। दूसरा इन्होंने बोला इमरजेंट रेडिएशंस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इमरजेंट रेडिएशंस? तो यहाँ पे कोई भी मेरे पास एक बॉडी है ना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बेसिकली बात हो रही है, एक बॉडी है मेरे पास, उसकी एनर्जी जो होगी मेरे पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसकी, इंटेंसिटी की, जो भी वो एमिशंस रेडिएट कर रही है। क्लियर है यहां तक? अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये पता लगा बेटा कि जो चीजें वो डिफाइन नहीं कर पा रहे थे ना, कौन, जो स्टार्टिंग हम लोगों ने न्यूटन की बात की थी, किस चीज को, डिफ्रैक्शन हो गया है ना, डिफ्रैक्शन के साथ में अगला चीज कौन सा हो गया बेटा, इंटरफेरेंस, उनको मैक्सवेल की थ्योरी से सही साबित किया जा रहा था। सो मैक्सवेल के बाद, मतलब मैक्सवेल तक हमें क्या पता लग गया था, इनकी थ्योरी से क्या बेसिकली पता लगा कि जो लाइट है मेरे पास, जो लाइट है वो कैसे नेचर का है बेटा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो वेव नेचर है इसके अंदर, और ये सेटिस्फाई कर रहा है किसका बेटा, इनके द्वारा रिफ्लेक्शन को भी बताया गया। ये सब किसकी टर्म है, तो मोस्टली आपको ये पढ़ाया जाएगा किसके अंदर, फिजिक्स के अंदर, है ना। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, या फिर इंटरफेरेंस हो गया। ठीक है, दो तरीके के होते हैं, ये थोड़ा बहुत हम लोग पढ़ाएंगे आपको किसके अंदर, एमओटी के अंदर भी देखते हैं हम लोग, है ना, वो हमारा इंटरफेरेंस होगा, बॉन्ड कैसे बनता है बेसिकली। सो बाद में देखेंगे। सो ये लाइट मेरे पास जो आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ गया, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, सबको ये प्रूव भी कर पा रहे हैं ना। तो ये बेसिकली वेव की प्रॉपर्टी होगी, कोई भी एक मेरे पास वेव बन रही है तो उसके अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, सो इनकी ये थ्योरी बेटा एकदम कैसी थी, स्ट्रॉन्ग कह सकते हो, क्योंकि दुनिया को भरोसा था इस बात पे, क्योंकि इनके पास मैथमेटिकल प्रूफ थे इन सब चीजों को बताने के लिए कि हाँ भाई इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी है। क्लियर है? सो अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है, तो उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक हम लोगों ने स्पेक्ट्रम देखा, तो हमें क्या देखने को मिला, सो यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हम लोग देख रहे हैं। तो सबसे पहले आता है मेरे पास बेटा कौन सा, कॉस्मिक रेज, फिर आता है बेटा गामा रेज, ठीक है, फिर आता है बेटा एक्स रेज, फिर आता है बेटा अल्ट्रावायलेट यूवी रेज, फिर आता है बेटा विजिबल लाइट, फिर आता है बेटा इंफ्रारेड, फिर आता है बेटा माइक्रो, फिर आता है रेडियो। ठीक है, रेडियो वेव, और ये कौन सा है, माइक्रो वेव। क्लियर है सबको, ये आ गया। और इस साइड में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे लेमडा क्या करता है बेटा, ये इंक्रीज होता है। लेमडा क्या करता है, इंक्रीज होता है। तो जो भी मेरे पास लाइट है उसके अंदर क्या है बेसिकली, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये होते हैं, इन सबको क्या किया मैंने, अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ किसका, लैम्डा। अब यहीं से ये क्या आ गया, यदि मेरे पास लैम्डा का ऑर्डर आएगा तो कुछ इस तरीके से बोल सकते हैं हम लोग ये। ठीक है, इस विजिबल में ये वो वाला है जो हम लोगों को बेसिकली दिखाई देता है, ना तो हमें इस साइड का कुछ दिखाई देता है बेटा, ना ही हमें इस साइड का कुछ दिखाई देता है। दिखाई कौन सा देगा, विजिबल। तो ये लगभग लगभग बेटा 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम तक हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम तक हम लोग ले लेते हैं। क्लियर है? जिसमें हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो ये आएगा ऐसे, इस तरीके से, कैसे, विविग्योर। तो तुम्हें पता है कि रेड की जो होगी वेवलेंथ कैसी होगी, सबसे ज्यादा, और वॉयलेट की वेवलेंथ कैसी होगी, सबसे कम। ठीक है, और बेटा इस साइड में जो हमने देखा, यहां हमने देखा कि ये है ऑर्डर ऑफ किसका, फ्रीक्वेंसी। मतलब इस साइड में जो है ये क्या कर रहा है, ये फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर आ गया। आप लोग इस साइड में जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो यहां से फ्रीक्वेंसी और लैम्डा, इनकी यदि आपस में बात की जाएगी तो इनमें रिलेशन कैसा आएगा, न्यू जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके बेटा जी, लैम्डा के। न्यू कैसा आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा आएगा। समझ में आया यहां तक? ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, उनको मीडियम की जरूरत तो नहीं पड़ी, बट वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं कैसी, कहते किसको हैं, तो बेसिकली बेटा ये ऐसी वेव्स हैं जिनके अंदर तीन चीजें देखने को मिलेंगी।
और वो तीन चीजें कैसी हैं, बड़े ध्यान से सुनना। ये मेरे पास एक कौन सा एक्स एक्सिस है, इसको मैंने क्या बोला, डायरेक्शन। और डायरेक्शन किस चीज का है, डायरेक्शन ऑफ किसका, प्रोपोगेशन। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ किसका, वेव। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव ये है, ठीक है। अब यहां पे मैंने क्या किया, इस तरीके से मैंने एक वेव बना दी, ठीक, ये वेव है कोई। अब डायरेक्शन प्रोपोगेशन ऑफ वेव ये है, तो इसके इस साइड में एक मार्कर और लेके आता हूं ना, तो एक सेकेंड। देखो कुछ इस तरीके से बना दिया मैंने ना। अब ये क्या बनाया है, ध्यान से सुनना। इस डायरेक्शन के 90 डिग्री पे देखोगे, मतलब 90 डिग्री मतलब मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये 90 डिग्री है, ये वाला है ना। ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ठीक है। और इसी के 90 डिग्री पे जब आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, ये जो है ये हो गया बेटा आपका मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ रहा है। सो यहां पे बेसिकली एक क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव है, और एक क्या है बेटा, इलेक्ट्रिकल फील्ड को बता रहा है, और एक किसको बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो ऐसा वेव जिसके अंदर तीनों के तीनों आपस में 90 डिग्री पे हो, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है उसके 90 डिग्री पे इलेक्ट्रिकल फील्ड हो, और उसके 90 डिग्री पे क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड हो। ये है बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहेंगे इसको। क्या बोलेंगे इसको, जल्दी बोलो फटाफट से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। सो अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा बेटा, आज की क्लास में हम लोगों ने देखा कि जो लाइट है, लाइट को सबसे पहले न्यूटन ने बताया है ना, न्यूटन ने कुछ बताया, और उन्होंने क्या बोला कि ये कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट दिया उन्होंने, और इसको पार्टिकल बोला कि इसके अंदर पार्टिकल जैसा नेचर है, वो पार्टिकल की फॉर्म में होती है, ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरे विद्वान आए, दूसरे विद्वान ने ये बोला कि कोई भी मेरे पास एक इल्यूमिनेटेड बॉडी है ना, तो उसके अंदर क्या होगा, डिस्टरबेंस होगा, डिस्टरबेंस होगा तो उससे क्या होगा, वो डिस्टरबेंस बेसिकली वेव नेचर बनाएंगे। अब वो वेव नेचर बनाएंगे वो तो ठीक है, बट उनकी जो थ्योरी थी वो सारी की सारी प्रॉपर्टी को प्रूव नहीं कर पा रही थी। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी को प्रूव कर पा रही थी, सिर्फ दो चीजों को, है ना, कौन कौन सा, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो किसको नहीं बता पा रही थी, डिफ्रैक्शन, और किसको, इंटरफेरेंस को। अब उसी चीज को मॉडिफाई किया किसने, मैक्सवेल ने। और मैक्सवेल ने क्या दे दिया, थ्योरी दे दी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को क्या बोल दिया कि उनको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट उस साइंटिस्ट ने क्या बोला था, उसमें ईथर चाहिए, राइट। सो इसमें मीडियम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, दे डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर प्रोपगेशन, राइट। और उन्होंने बोला कि ये जो है, इसको अरेंज किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को, किस किस तरीके से अरेंज किया, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑफ क्या, लैम्डा, एंड डिक्रीजिंग ऑफ व्हाट, फ्रीक्वेंसी। या फिर दोनों के हिसाब से देखें तो कॉस्मिक का क्या ज्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा, लेकिन लैम्डा कैसा है, कम है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किसके बारे में, वेव के बारे में बताया। तो बेसिकली ये हमें प्रूव हुआ अब तक कि जो हमारे पास लाइट होती है, वो लाइट जो है वो कैसा नेचर है, हमारे पास वेव नेचर है। लाइट जो है हमारे पास वो कैसा है, वेव नेचर है। क्योंकि इनकी थ्योरी भी क्या हो गई बेटा, फेल हुई। इसकी मैक्सवेल की थ्योरी भी क्या हो गई थी, फेल हो गई थी। तो मैक्सवेल की थ्योरी सर किस चीज में फेल हुई, तो बेटा ये हम लोगों को ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के बारे में नहीं बता पाया, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में नहीं बता पाया। समझ में आ रहा है। सोमरफेल्ड मॉडल एक हम लोग पढ़ेंगे, उसके बारे में कोई आइडिया नहीं दिया। तो ये भी फेल हुआ, कौन, मैक्सवेल। तो वहां से क्या पता लगा हमें, वहां पे लाइट का दूसरे नेचर के बारे में पता लगा उनसे। अब वो क्या नेचर है, बिल्कुल आप सही समझ रहे हो। उसके अंदर हमारे पास लाइट के अंदर एक तो वेव नेचर और दूसरा कौन सा, पार्टिकल नेचर। तो वो पार्टिकल नेचर बाद में आएगा। अभी क्या है, अभी हमको आज की क्लास से इतना सीखने को मिला कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और एक वेव नेचर है इसका, वेव की तरह प्रोपोगेट करती है, इसके अंदर कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और ये डिफरेंट डिफरेंट क्या आती है मेरे पास, रेज आती हैं, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का हिस्सा हैं, जिनको अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ लैम्डा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दिखती कैसी है, कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। और मैक्सवेल की थ्योरी जो है, उन्होंने डिफ्रैक्शन, डिफ्लेक्शन, इंटरफेरेंस, इन सब चीजों को प्रूव किया, क्योंकि इनके पास मैथमेटिकल इक्वेशंस थी। और उन्होंने ये बताया कि एनर्जी जो होगा किसी का,
वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। रेडिएंट है ना, रेडिएंट एनर्जी जो होगा, जो रेडिएशंस निकल रहे हैं उनका जो एनर्जी होगा ये बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इंटेंसिटी ऑफ लाइट के। ठीक है, सो ये चीज हमारी खत्म हुई बेटा। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में किसको, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी देखेंगे अगली क्लास के अंदर। फिर हम लोगों का न्यूमेरिकल सेक्शन जो होगा वो वहां से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहां तक अभी कोई ऐसा न्यूमेरिकल एज सच नहीं बनेगा, इसके ऊपर नॉर्मल क्वेश्चन वो पूछ लेता है। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना कि किसका वेवलेंथ ज्यादा है, किसका वेवलेंथ कम है, तो ऐसा क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है। बाकी अभी तक कोई क्वेश्चन आने की गुंजाइश नहीं है। चलिए फिर बच्चा पार्टी, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।